हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन स्रोत। यानी कि मौर्यकाल के बारे में किस किस चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है जिससे हमें मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। यानी कि ये निम्नलिखित चीज़ें जो कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्रोत हो जाता है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौटिल्य नामक एक विद्वान रहते थे, उसने अर्थशास्त्र की रचना की। मेगास्थनीज का इंडिका, मेगास्थनीज भी आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसने भी इंडिका की रचना की। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाखा दत्त का मुद्राक्षस, बौद्ध और जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, ये 6 ऐसे सोर्सेस हैं जो कि हमें मौर्यकाल के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में, उसके बाद मेगास्थनीज के इंडिका, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है तथा 6000 श्लोक है। अब देखो, 15 अधिकरण यानी कि जो वर्तमान में हमारा चैप्टर्स होते हैं, किसी भी पुस्तक में चैप्टर होता है, बुक्स में चैप्टर होते हैं, उसी तरह से कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसमें 15 चैप्टर्स है जिसे हम अधिकरण बोलते हैं। और उस चैप्टर में 180 श्लोक है। उन 15 चैप्टरों में मिलाकर 180 प्रकरण है तथा 6000 श्लोक है। अर्थशास्त्र में आपसे यही पूछा जाएगा, हालांकि यही पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो 15 अधिकरण है। तो कौटिल्य के 15 अधिकरण के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कौटिल्य के 15 अधिकरण के बारे में। तो हमारा प्रथम जो अधिकरण हो जाता है वो हो जाता है विनयधिकारिक। प्रथम अधिकरण का नाम क्या है? तो विनयधिकारिक। इन सभी के नाम आपको याद रखना है। द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचार। तृतीय अधिकरण का नाम है धर्म अस्थायी। इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम अधिकरण में का नाम है विनयधिकारिक। इसमें राजा के विनय, अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार का वर्णन है। अब द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचार। इसमें अध्यक्ष एवं उनके कार्यों तथा विभागों का वर्णन है। अध्यक्ष प्रचार में अध्यक्षों एवं कार्यों का वर्णन है। तृतीय अधिकरण का नाम है धर्म अस्थीय। इसमें दीवानी न्यायालय तथा उसके संगठन एवं कार्यों की विवेचना है। दीवानी न्यायालय का अर्थ है इसमें शादी विवाह के मैटर या फिर अन्य ऐसे किसी केस का मैटर को सॉल्व किया जाता है दीवानी न्यायालय, तथा उसके संगठन एवं कार्यों की विवेचना है। किस अधिकरण में? तो तृतीय अधिकरण में। अब आगे समझते हैं। अब आगे देखते हैं चौथे अधिकरण के बारे में। तो चौथे अधिकरण के बारे में, चौथा अधिकरण का क्या नाम है? तो कंटक शोधन। चौथा अधिकरण का नाम है कंटक शोधन। इसमें फौजीदारी न्यायालय एवं उसके संगठन, दंड आदि का विधान है। संगठन, दंड आदि का विधान है। दंड आदि का विधान किस संगठन में? तो चौथे अधिकरण में। पांचवा अधिकरण देखते हैं। तो पांचवें अधिकरण में योग वृत्त। पांचवें अधिकरण का क्या नाम है? तो योग वृत्त। इसमें राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य एवं कर्तव्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन है। अब देखो, यदि कोई अधिकारी है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, तो उसे डायरेक्ट तो बोलकर हटा नहीं सकते हैं कि अब तुम जाओ, कल से नहीं आना है, तुम अपने अधिकारी नहीं हो। तो उससे निपटने के क्या क्या उपाय है, इसके बारे में चर्चा किया गया है पांचवें अधिकरण में। अब है छठा अधिकरण। तो छठा अधिकरण का क्या नाम है? तो मंडल योनि। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। अब सप्तांग सिद्धांत क्या होता है आगे हम वीडियो में पढ़ने वाले। सप्तांग सिद्धांत ही अगला टॉपिक है हमारा। और सातवां अधिकरण है, इस सातवें अधिकरण का नाम है षड्गुण्य। इसमें विदेश नीतियों का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य के विदेश नीतियों का वर्णन किस अधिकरण में मिलता है? तो सातवां अधिकरण में। याद रखना है। आगे देखते हैं। अब अगला है आठवां अधिकरण। आठवें अधिकरण का नाम है व्यसनाधिकारिक। इसमें राज्य के लिए घातक सभी व्यसन या दुर्गुणों का वर्णन है। अब नौवां अधिकरण देख लेते हैं। नौवें अधिकरण में इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण का विचारणीय पहलू है। इस अधिकरण का नाम है अभ्यास क्रम। अभ्यास क्रम में इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण का विचारणीय पहलू है। अब आक्रमण से पहले क्या क्या हमें विचार करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में हमें नौवें अधिकरण में देखने को मिलता है।
10वां अधिकरण का नाम है संग्रामिक। इसमें युद्ध संबंधी विजयों के विजय नियमों की रणनीति की विवेचना है। अब किसी युद्ध में हमें विजय कैसे होना है इस रणनीति की विवेचना हमें मिलती है 10वें अधिकरण में। अब आगे देख लेते हैं, बाकी के 5 अधिकरणों के बारे में समझते हैं। 11वां अधिकरण, 11वां अधिकरण का नाम है संतृप्त। इसमें संघ या मित्र राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीके वर्णित थे। अब यदि दो राज्य है, दो राज्यों को आपस में विवाद कराना है, दोनों राज्यों को आपस में लड़वाना है, तो क्या करना होगा, इसकी चर्चा है 11वें अधिकरण में। 12वां अधिकरण का नाम है आबलियस। इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव का उपाय बताए गए हैं। अब यदि कोई कमजोर राजा है वो तो शक्तिशाली राजा से जीतेगा नहीं, और यदि शक्तिशाली राजा कमजोर राजा पर आक्रमण कर देता है तो कैसे बचा जाएगा, इसकी चर्चा है 12वें अधिकरण में। और 13वां अधिकरण का नाम है दुर्ग लोभाप्यय। इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय सुझाए गए हैं। अब शत्रु देश के क्षेत्र को कैसे जीतना है इसकी चर्चा किस में है, तो 13वें अधिकरण में है। अब आगे देखते हैं, आगे 14वां अधिकरण। 14वें अधिकरण का नाम है औपनिषदक। इसमें औषधियों तथा मंत्रों के महत्व एवं रहस्यों का वर्णन है। इसमें औषधि तथा मंत्रों के बारे में बताया गया है और रहस्यमय चीज़ों के बारे में बताया गया है। किस अधिकरण में, तो 14वें अधिकरण में। और 15वां अधिकरण का नाम है तंत्र युक्ति। इसमें अर्थशास्त्रों द्वारा उल्लेखित नियमों का विवेचना किया गया है। अब अर्थशास्त्र द्वारा क्या क्या नियम बताए गए हैं उसमें किस अधिकरण में इसकी चर्चा है, तो 15वें अधिकरण में। अब जैसा कि मैंने बोला था कि सप्तांग सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो देखते हैं अगला टॉपिक ही हमारा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। अब अगला टॉपिक हो जाता है हमारा कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना। कौटिल्य ऐसा मानते हैं कि राज्य 7 तत्वों से निर्मित हुआ है। अब इन्हीं तत्वों को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। कौटिल्य इन्हीं तत्वों को सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौटिल्य के अनुसार वो 7 तत्व जिससे राज्य निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले कौटिल्य मानते हैं स्वामी को, यानी कि स्वामी के बिना राज्य नहीं चल सकता है। स्वामी अर्थात राजा, यह राज्य के सिर के तुल्य है। यह राज्य के किसके तुल्य है, तो सिर के तुल्य है। अमात्य की तुलना कौटिल्य ने की है आंखें से। अमात्य का मतलब हो जाता है योग्य अधिकारी। अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिनसे राज्य के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों का नहीं चल सकता है। ये कौटिल्य का विचार था। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो हो जाता है वो है जनपद। अगला हो जाता है जनपद या राज्य क्षेत्र। ये राज्य की जंघाएं हैं, राज्य की जंघाएं हैं। जनपद को कौटिल्य मानते हैं राज्य की जंघाएं से तुलना करते हैं। अगला है दुर्ग अर्थात किला। दुर्ग जिसे हम किला भी कहते हैं, ये राज्य की बाहें हैं। दुर्ग को कौटिल्य बाहें मानते हैं। कोष अर्थात धन, कोष को धन बोला जाता है। यह राज्य के मुख्य है। धन की तुलना कौटिल्य ने मुख्य से की है। दंड अर्थात सेना, तो दंड की तुलना चाणक्य ने मस्तिष्क से की है। मित्र जिसकी तुलना उन्होंने कान से की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और चाणक्य के 15 अधिकरण और चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में। और अब आने वाली वीडियोज़ में हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो हमने इस वीडियो में ख़त्म कर लिया। अब आने वाली वीडियोज़ में हम मेगास्थनीज के इंडिका, जूनागढ़ अभिलेख, मुद्राक्षस, बौद्ध और जैन ग्रंथ अशोक का अभिलेख, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।